अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और आगे 2-4 दिन जो आने वाले हैं वो बहुत ही अहम हैं। वो इसलिए क्योंकि हुकूमत जिसको मईशत का एक बहुत बड़ा चैलेंज, इसको बहाल करने का, इसको संभालने का दरपेश है, अब उसकी समत का तयन होगा कि आने वाला साल किस तरह का होगा और हुकूमत की तरजीहात क्या होंगी। एक तरफ कोरोना का सामना है, माशी मसाइल हैं दीगर बहुत सारे, दूसरी जानिब मईशत को बहाल करना है, लोगों को सहूलियात देनी है और साथ ही साथ जो महंगाई का बहरान अब आने वाला है उसको भी संभालना है। अगर पिछले साल के ऊपर नज़र डालें तो हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना रहा, उसमें भी शुगर स्कैंडल हो, आटा बहरान हो, पेट्रोल की किल्लत हो और अब टिड्डी दल का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि हुकूमत इन तमाम चैलेंजेस को मौसर तौर पर कंट्रोल नहीं कर पाई। ये हम नहीं, ये ब्लूमबर्ग भी कह रहा है। उसकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जी टिड्डी दल कोरोना से बड़ा खतरा साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। हुकूमत भी यही कहती है, अपोजिशन भी यही कहती है। अपोजिशन कहती है जी हुकूमत तमाम मसाइल से लड़ने में नाकाम रही है और नज़र नहीं आ रहा हुकूमत का मौसर किरदार। अब ऐसे हालात में बेहतरी कैसे आएगी? अवाम ये बहुत ही परेशान है, सवालात हैं सबके दिल में। कहते हैं आने वाले बजट पर क्या इसके असरात पड़ेंगे? इस सब से हुकूमत का अवाम पर क्या तासुर जाएगा? ये भी एक सवाल है। तो हमने एनालिस्ट से आज सवाल ये पूछना है कि एक के बाद एक बहरान हुकूमत के लिए, हुकूमत बहरान से क्यों निपट नहीं पा रही है? ओपन ऑप्शन है सबके पास और पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब और मुनीब फारूक साहब भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मुनीब, आपकी तरफ आना चाहेंगे। क्या आपको लगता है गो के एक के बाद एक चैलेंज हुकूमत के सामने आया है, लेकिन टैकल करना भी हुकूमत का काम था, ऐसा तासुर है कि शायद वो कर नहीं पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो जो नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स है वो तो खैर आप नहीं खुद उनके बारे में बता सकते कि कितने मसाइल दरपेश होंगे या कितने मसाइल किसी भी हुकूमत को किसी एक साल में आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अनफोर्सीन भी होती हैं, कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं प्रेडिक्ट की जा सकती। इशू ये है कि आप उनकी हमारा सवाल भी है कि हमारी हुकूमत की हैंडलिंग कैसी है। आप स्टार्ट कर लें शुगर क्राइसिस, आप या उसके ऊपर रिपोर्ट के हवाले, आटा चीनी की रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, फिर फोरेंसिक रिपोर्ट, आप उसका एम्बिट इतना बड़ा कर देते हैं, आप उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा यार हम तो इसमें बेइज्जत होंगे, ज़रा पिछलों का भी हिसाब करें ना, ताकि थोड़ा सा जो कीचड़ है वो सिर्फ हम पर ना आए या हमसे सवाल ना पूछे जाए, पिछलों से भी पूछे जाए। लेकिन जो चीज़ मिस की गई है वो ये कि लोग कंसर्न ये हैं कि भाई आप तो मुख्तलिफ हैं, आपके दौर में तो ये सब नहीं होना चाहिए था, आपके दौर में ही क्यों हो रहा है? और जो ये आर्गूमेंट दिया जाता है कि नहीं देखिए वज़ीर आज़म की को अपनी मिल तो नहीं है, आई एम सॉरी, ये इट्स अ सेल्फ डिफीटिंग आर्गूमेंट। अगर आप खुद करप्शन नहीं करते या खुद किसी चीज़ के बेनिफिशियरी नहीं, बट आप कंडोन करते हैं, आपकी नाक के नीचे बहुत सारे काम गलत हो रहे होते हैं। वो लोग जो कि गलत फैसले करते हैं जिसकी वजह से लोग सफ़र करते हैं, वो अभी तक अपने ओहदों पे मौजूद हैं। उनके खिलाफ रिपोर्ट्स के अंदर क्या कुछ लिखा गया है ये कोई तीसरी दफ़ा मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी अपने ओहदों पर मौजूद हैं। तो सवाल आपकी डिसीजन मेकिंग पर होता है। लीडर्स आर ऑलवेज जज्ड बाय द डिसीजंस दे मेक इन द हिस्ट्री। दूसरी बात यह है कि ये लोकस्ट की बात है, ये नया मामला नहीं है, ये 2019 से चल रहा है। मसला ये है कि आपकी प्रिपेयर्डनेस क्या है। NDMA, PDMA, ये कुछ अर्सा पहले भी इवन मैं सो मच सो कि फ़ौज में बड़ा कंसर्न पाया जा रहा था। अब आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक आज से 5 से 6 महीने पहले इसके ऊपर बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स हुई, चीफ सेक्रेटरीज को भी बुलाया गया और बड़ी NDMA की हाई लेवल मीटिंग्स हुई कि लोकस्ट का मामला ये शायद बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। हो रहा है एग्जैक्टली हुकूमत ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया, दैट इज़ येट टू बी सीन। अब आप आगे देख लीजिए, अब ये पेट्रोल क्राइसिस है, हमारे मुल्क में नया नहीं है। जनवरी 2015 में PMLN की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया था। उस वक्त भी यही हुआ, फलाना जी मेरा क्या कसूर है, मेरा नहीं कसूर, वजारत ख़जाना ने पैसे नहीं दिए, फलान नहीं किया, लेकिन लोगों ने सफ़र किया। यहाँ पर देख लीजिए, ये ज़्यादा मामला एविडेंट था। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 29 मई को मैं इस्लामाबाद में था, आई गॉट टू नो अबाउट इट कि ये पहले हफ्ते में हमें हिट करेगा पाकिस्तान को पेट्रोल क्राइसिस। मैंने ट्वीट भी किया। अगर मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म या मैं अगर इसको तलाश कर सकता हूँ या मुझे पता लग सकता है तो यकीनी तौर पर लोग इतने, मुझे भी किसी सोर्स से ही पता लगा होगा ना, तो जो लोग हुकूमत में हैं, जो लोग ये जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, वो सो रहे थे। आप क्यों इंतजार करते हैं कि कोई क्राइसिस होगा, फिर उस पर वज़ीर आज़म नोटिस लेंगे, फिर उस पर भरहमी का इजहार करेंगे, फिर उसके ऊपर एक्शन होगा? आप तो डिफरेंट है ना लोगों से, आपका तो हैंड्स ऑन है हर चीज़ के ऊपर, आप बेहतर तरीके से हैंडलिंग करते हैं। अगर आपकी ये हैंडलिंग है देन इट्स नो डिफरेंट देन दी अदर्स।
आप अगर यही काम कर रहे हैं और ये रेटरिक है, इट्स अ शो केस स्टेटमेंट कि नहीं हम माफिया को नहीं छोड़ेंगे, हम सारे माफिया को करेंगे। भाई वो बात की बात है, आपने चीनी वाले मामले के ऊपर दिखा दिया कि आपने क्या करना है। आपने उसको इतना कंफ्यूज कर दिया है कि आपने कोशिश की है कि भाई नहीं हम गंदे ना हो, या अगर गंद फैलना है तो इस सारों के ऊपर आए। लेकिन लोगों का कंसर्न ये है कि आज की हुकूमत, आज के वजीर आजम वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारे मामले के लिए। ठीक है भट्टी साहब, मुनीब ने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं दो, कि एक तो ये मामलात या ये जो क्राइसिस हम जिनकी निशानदेही कर रहे हैं, एक या दूसरी शक्ल में हर दौर में हमें नज़र आए हैं, लेकिन प्रोएक्टिव कोई हुकूमत नहीं है और इस हुकूमत में भी यही देखा जा रहा है। दूसरा, इस हुकूमत से मुतल्लिक वो खुसूसी तौर पर कह रहे हैं कि शायद उन्होंने जो इकदाम किए भी हैं उनका दायरा इतना बढ़ा देते हैं कि खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। या शेख, कोरोना, टिड्डी दिल, शुगर व निजी बिजली घर डाके, आटा, चीनी, गंदम घपले, महंगाई, बेरोज़गारी, ज़मीन में घुसी मईशत, एक तरफ बहरान ही बहरान, आवाम बेयारो मददगार परेशान, दूसरी तरफ कौडू निकले कप्तान के सब पहलवान, दौले शाह दियाँ चूइयों वाले दिमाग, आलम चने से लंबी हर ज़ुबान, और बस डट के खड़ा है मेरा कप्तान। 22 माह होने को आए हैं, कोरोना के 105 दिन निकाल दें आप में से, 18 महीने बाकी रह गए। एहतसाब होना था, कितना हो गया? इस्लाहात होनी थी, कितनी हो गई? 50 लाख घर मिलने थे, कितने बन गए? करोड़ नौकरियां देनी थी, कितनी दी गई? नया सूबा बनना था, बन गया। लुटे हुए 200 अरब डॉलर बाहर से आने थे, आ गए। 90 दिन में करप्शन ख़त्म होनी थी, हो गई। यकसा तालीमी निसाब राइज होना था, हो गया। मुफ्त तालीम मिलनी थी, मिल गई। मुफ्त सेहत की सहूलतें मिल गई। इलेक्टेबल से दूरी इख्तियार करनी थी, कर ली। आज़ाद अरकान नहीं लेने थे, नहीं लिए। वज़ीर आज़म हाउस, ऐवान सदर, गवर्नर हाउसेस से जान छुड़ानी थी, छुड़ा ली। 8000 अरब टैक्स इकट्ठा करना था, कर लिया। IMF को खैरबाद कहना था, कह दिया। कशकोल तोड़ना था, तोड़ दिया। 20 से ज़्यादा मशीर वज़ीर नहीं रखने थे, क्या इतने ही रखे हुए हैं? स्कूलों से बाहर 2.5 करोड़ बच्चों ने स्कूल जाना था, चले गए। वो बच्चे जिनके जिस्मानी और ज़हनी ग्रोथ रुकी हुई थी, उनकी जिस्मानी और ज़हनी ग्रोथ दोबारा बेहतर होनी शुरू हो गई। सानिया मॉडल टाउन वालों को इंसाफ मिलना था, मिल गया। एक तरफ वादों दावों नारों का सूलीदान, बहरान ही बहरान, अवाम बेयारो मददगार परेशान, दूसरी तरफ कौडू निकले कप्तान के सब पहलवान, दौले शाह दी चुइयों वाले दिमाग, आलम चने से लंबी हर ज़ुबान, और बस डट के खड़ा है मेरा कप्तान। अच्छा, ये छोड़ दें, 18 महीनों में आप कहेंगे कि 18 महीनों में क्या हो सकता है, अभी तो 28 महीने बाकी हैं। 18 महीनों जैसी कारकर्दगी बता दें है किसी एक शोबे में? मीडिया का ये साथ, फौज का ये तावन, अवाम की ये उम्मीदें, तब्दीली का ये सफ़र, अभी तक क्या हुआ? कोई एक नारा, कोई एक वादा, कोई एक दावा जिसकी बुनियादें रखी जा चुकी हों, जिस नारे वादे दावे के घर की दीवारें नज़र आ रही हों। अभी भी वक्त है, नीयतें साफ़ कर लें, खुद एहतसाबी घर से कर लें, इस्लाहात थाना कचहरी पर फोकस करें। अभी भी वक्त है, राइट पीपल फॉर राइट जॉब लगाएं, रज़ाक दऊदों नदीम बाबरों से जान छुड़ाएं। चहेता लाडला निज़ाम नहीं, जजा सज़ा का निज़ाम राइज करें। काम चोरों गंदे अंडों को तब्दीली बस से उतार दें, वरना 28 महीने रह गए हैं जवान, छिन जाएगी ये कुर्सी, मुकद्दर होगा कूड़ादान। एक तरफ बहरान ही बहरान, अवाम बेयारो मददगार परेशान, दूसरी तरफ कौडू निकले कप्तान के सब पहलवान, दौले शाह दी चुइयों वाले दिमाग, आलम चने से लंबी हर जुबान, और बस डट के खड़ा है मेरा कप्तान। उठ जाग इमरान खाना, आखिरी या शेख आपके लिए, उठ जाग इमरान खाना, तेनू किस गफलत ने लुटिया? तू कित्थे तब्दीली एजेंडा सुटिया? पुराना बन इमरान, बहरान ही बहरान, अवाम बेयारो मददगार परेशान, दूसरी तरफ कौडू निकले कप्तान के सब पहलवान, दौले शाह दी चुइयों वाले दिमाग, आलम चने से लंबी हर जुबान, और बस डट के खड़ा है मेरा कप्तान। ठीक है हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है? भट्टी साहब कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन आसपास की कोई खबर नहीं है। डट के तो शिमला पहाड़ी भी खड़ी है, उसको छोड़ो। देखो, फ्यूडल वज़ीर आज़म बड़े आजमाए आपने, रेवोल्यूशनरी, बड़ा इनकलाबी, रोटी कपड़ा मकान और ये और वो, भुट्टो इंडस्ट्रियलिस्ट वज़ीर आज़म,
बैंकर वजीर आजम, आपने बैंकर भी नहीं छोड़ा, बिजनेसमैन वजीर आजम, कबायली सरदार वो आपका जमाली साहब, दरवेश सिफ्त वजीर आजम मिनाज खालिद, क्या नहीं आजमाया आपने? खैर नहीं मिली आपको और मिलेगी भी नहीं। बाकी सारी बातें अपनी जगह पे ठीक होंगी। बीबी इस निज़ाम में अवाम को ना पहले कुछ मिला, ना अब कुछ मिला, ना आइंदा कुछ मिलेगा। ये छोटा पैच वर्क है, ये साइकिल की सारी ट्यूब गली हुई है, इसके ऊपर एक नई ट्यूब चढ़ाओ, इसको समझने की कोशिश करें, बाकी तो ठीक है। ठीक है, यहां से कोई खैर नहीं मिलेगा। ठीक है। शहजाद हसन निसार साहब कहते हैं निजाम ही नहीं है इस काबिल। शहजाद हसन निसार साहब कहते हैं पूरा का पूरा निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है, जब तक इसको सही नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। देखने में भी हमें यही आ रहा है। अगर अभी कोरोना के बहरान में जो हमारी आवाम का, हमारे दुकानदारों का रिएक्शन है उसको देखें, मास्क सैनिटाइजर्स ले लें, उस पर मुनाफाखोरी की जा रही है हर चीज़ पे, तो क्या होगा हमारा? हम जब खुद ये सब कर रहे हैं तो हम ऊपर बैठे हुए हुक्मरानों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सही करेंगे हमारे लिए कुछ? मैंने आज 2-3 ये ट्वीट्स पढ़े कि जो फॉलोवर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि पहले तो हुक्मरान अच्छे नहीं होते थे, अब हुक्मरान अच्छे हैं, अवाम अच्छी नहीं मिली उनको। तो मेरे ख्याल से जो बात आप कर रही हैं वो भी उसी तरफ इशारा है। खुदा के वास्ते इस तरफ ना ले जाएं। ये बात ठीक है कि अवाम में मसाइल होंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट के इनएक्शन और इनडिसाइसिवनेस है उसकी जिम्मेदारी अवाम पे नहीं डाली जा सकती। ठीक है, तो ये पीटीआई के जो फॉलोअर्स ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान तो बड़ा अच्छा है, उनको अवाम बदकिस्मती से अच्छी नहीं मिली, अब क्या करें, 20 करोड़ अवाम को तब्दील कर दें, कहीं से दूसरी अवाम लेकर आए, ये नहीं हो सकता ना। उनमें खामियां हैं, उनकी खामियां अपनी जगह, गवर्नमेंट के इनएक्शन इनडिसाइसिवनेस अपनी जगह। अब आपका जो सवाल है उस पर आता हूँ। आपने कहा कि बहरान से क्यों नहीं निपट पा रहे। देखें, एक तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है, दुनिया की भी है, पाकिस्तान की खास तौर पर है, कि हम ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन फेज में थे जहां हम सोच रहे थे कि चीजें बेहतर होंगी, इन्फ्लेशन काबू में आएगी, लेकिन फिर हमने देखा आटा चीनी का बहरान आया, चीनी की कीमत बढ़ गई, गवर्नमेंट की वहां पे हमें नाअहली नजर आई, वो कीमत को बढ़ता हुआ नहीं रोक सके। उसके बाद फिर कोरोना वायरस आ गया जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत बैठ गई, पाकिस्तान का भी वही हाल है, पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हो सकता इससे। और फिर हमने देखा कि टिड्डी दल का मसला आ गया है, फिर कोई और क्राइसिस खड़ा हो जाता है, ये पेट्रोल का क्राइसिस खड़ा हो गया अभी। तो ये क्योंकि तमाम बहरान एक साथ आ गए हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो चैलेंजेस है उसमें इजाफा किया है, और तमाम बहरान संगीन नौयत के हैं, उनसे निपटना इतना आसान नहीं है। तो एक वजह तो ये है, लेकिन दूसरी वजह ये है कि हमारी हुकूमत इन चैलेंजेस से नहीं निपट पाई है। वो यही है जो मैंने आपको बताया कि इनडिसाइसिवनेस है, इनएक्शन है, वक्त पे फैसले होते नहीं है। चीजें देखिए, प्रॉब्लम हाईलाइट करने में ये जबरदस्त है, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, बता देंगे कि हमने कमीशन बनाया, चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, सारी तफसीलात आ जाएंगी। लेकिन जब एक्शन लेने का वक्त आता है तो फिर आप 1985 से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? क्योंकि वजीर आजम ने ये जो शुगर की आप मिसाल ले लें, ये शुगर कमीशन बना ही इस बुनियाद पे था कि इस साल में उनके दौरे हुकूमत में चीनी की कीमत 18-20 रुपए बढ़ गई थी। इस बात पे आपने कमीशन बनाया था। अब ये वन लाइनर चीज थी, इसमें आपने देखना था कौन जिम्मेदार है, और जिम्मेदारियों का तयन करके आपको उनको सजाएं देनी थी। लेकिन आप 1985 से शुरू करेंगे, जिसका मतलब ये है कि आप ये भी नहीं चाहते कि जो इस दौर में जो खराबी हुई है उसको आप सही करें। आपने रायता पूरा फैला दिया है। इसी तरीके से टिड्डी दल का मसला भी बताया मुनीब ने कि ये इस पर भी हम डिले हुए हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे नहीं पता किस तरीके से इस पर काबू पाया जा सकता है, बट जो बात सुनने में यही है कि इस पे भी हमने डिलेड एक्शन के साथ जो है काम किया है। ये जो पेट्रोल वाली मिसाल है मैं आपको दे देता हूं। 3 तारीख को ओगरा की तरफ से ये ट्वीट आया था कि वजीर आजम के सिटीजन पोर्टल कंप्लेन पर शिकायत आने के बाद हमने OMCs को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नोटिस, शोकोज नोटिस दे दिए 3 तारीख को। 3 दिन से बहरान चल रहा था। क्या ओगरा को इंतजार करने की जरूरत है कि वजीर आजम के शिकायत पोर्टल पर जब शिकायत आएगी उसके बाद वो उसको शो कॉज नोटिस देंगे? उनको नहीं पता मुल्क में क्या हो रहा है? क्या ओगरा की जिम्मेदारी नहीं थी उनको देखना कि पेट्रोल की शॉर्टेज है और क्या ये गेम खेला जा रहा है OMCs की तरफ से या किसी और की तरफ से? ये तो हाल है यहाँ पर। तो फिर कैसे आप जो है इसको चीज को एड्रेस करेंगे जब इदारों का ये हाल है? तो इनडिसाइसिवनेस है, इस वजह से जो है फैसले टाइम पे नहीं होते। जब आप फैसले लेने की बारी आती है, शुगर की मिसाल मैंने फिर दूंगा मैं, तो जब आपको पता चलता है कि इसमें तो आपके दौर में ही काफी कुछ गड़बड़ हुई है, तो आपके फिर पैर कपाते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं कि ये पक किसी और पे पास करें, माजी की हुकूमतों को भी कैसे इसमें मुलविस किया जाए। यही चलता आ रहा है मेरे ख्याल से, और ये 2 रीजन है। एक तो सारे बहरान एक साथ आ गए, दूसरा गवर्नमेंट की अपनी इनएक्शन और इनडिसाइसिवनेस है। ठीक है, मज़र अब्बास साहब, हुकूमत ये कहती है कि हमें तो तबाहशुदा निज़ाम मिला था, हमने उसको ठीक किया, अब आगे बेहतर देना है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं अभी तक निपट पाई?
देखिए, जब हुकूमत आई तो इसके जो भी एक्शन है वो बिल्कुल टड्डी दल की तरह हैं। उसने सबसे पहला अटैक ख़ुद अपने ही ऊपर किया, और अगर आप देखेंगे पहले 6 महीने में पहली कैजुअल्टी जो हुई वो असद उमर ख़ुद हुए, और उसके बाद उनके अपने वज़रा जो है वो परेशान नज़र आते हैं। तो जो पहला हमला हुआ उन्होंने अपने ही लोगों पे किया, फिर दूसरा हमला उन्होंने अपोजिशन पर किया, और इसी तरह के वो हमले करते रहे। तो जब आप हमला आवर रहे हैं, चाहे वो अपने हों या पराए हों, चाहे वो मीडिया हो या सियासतदान हो, चाहे वो वज़ीर हों या दूसरे लोग हों, तो फिर जाहिर है आप काम नहीं कर पाते, क्योंकि आप हमला आवर हैं और मुसलसल हमला आवर हैं। और यही वजह है कि कोई पॉलिसी आप बना नहीं पाए। आप देखें कि पिछले अभी जुलाई अगस्त में इनको पूरा 2 साल हो जाएंगे, कोई एक पॉलिसी अगर इन्होंने अनाउंस की हो किसी भी फील्ड में, जो इन्होंने अनाउंस की हो, कोई एक वादा जो इन्होंने पूरा किया हो। ये उम्मीद पर आए थे और 2 साल बाद भी उम्मीद पर कायम हैं, और उम्मीद ही दे रहे हैं लोगों को कि हम ये करके जाएंगे। अब 1 साल आप इसलिए समझ लें कि अगला जो साल होगा ये साल इनके लिए सबसे क्रूशल होगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर इलेक्शन का साल शुरू हो जाता है, उसके बाद तो फिर इलेक्शन की फ़ज़ा शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया है इस हुकूमत ने, बहुत ज़्यादा फ्रंट खोल लिए आपने इधर उधर। अभी भी आप देखें कि जो शुगर वाला है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन इसका फिर क्लाइमेक्स जो होने जा रहा है वो फिर आपने जो अच्छा इक़दाम किया है वो भी फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा फ्रंट खोल दिए इन्होंने, इस वजह से इनसे कोई चीज़ें संभल नहीं पा रही, और यही बुनियादी वजह है। अब कोरोना तो ज़ाहिर है जो आया है उसने एक एडिशनल प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, लेकिन अदरवाइज आप दिसंबर 2019 तक भी चले जाएं तो अपने ही की हुई प्रॉब्लम्स में फंसे रहे, और इसी वजह से वो मुसलसल यू टर्न लेते रहे। अच्छा भट्टी साहब, कहती है अपोजिशन कि जब हम तवज्जो दिलाते हैं किसी भी मसले की तरफ हुकूमत की, और उनको कहते हैं यहाँ पर तस्हीह की ज़रूरत है, तो हम पे तनकीद उल्टा शुरू हो जाते हैं और केसेस बनने शुरू हो जाते हैं, कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं हमारे ऊपर। फिर देखिए, अच्छा भला मौजूद जा रहा था जनाब शेख, आपने इसमें अपोजिशन घुसा दी। उसी मौजू का दूसरा पहलू है भट्टी साहब, हम तो दोनों पहलू सामने रखेंगे ना, आप जिसके मर्जी मौके आगे बयान कर दें। अच्छा, खाने में सलाद तो होती है। अच्छा मैं मैं सलाद समझकर इस पर गुफ्तगू कर लेता हूँ और आपका कर लेता हूँ। बात यह है कि अपोजिशन की नीयत ख़राब है और बदनीयते लोग हैं, इनका कुछ ना पहुँचे। अब वो कहते हैं जहांगीर तरीन भाग गया, इनकी नीयतों का हाल देखें। जहांगीर तरीन भाग गया है, उसको भगा दिया गया है, वापस बुलाओ। और अल्लाह के बंदे बात पूरी करो। उसी लंदन में नवाज शरीफ भी बैठा हुआ है 5.5 महीने से, जो एक दिन भी अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ। उसी लंदन में इसहाक डार बैठा हुआ है। उसी लंदन में गैर मुल्की 2 मेरे शहजादे हसन हुसैन भी बैठे हुए हैं। उसी में अली इमरान दामाद बैठा हुआ है शहबाज शरीफ का। उसी लंदन में सलमान शहबाज बैठा हुआ है। उनको भी तो पूरा बुलाओ, वापस लाओ। और अल्लाह के बंदो, 2.5 अरब की सब्सिडी पे हम तो रोला डाल रहे हैं कि बुज़दार साहब को पूछा जाना चाहिए, असद उमर रज़ाक दाऊद साहब को पूछा जाना चाहिए, इसी काबीना को पूछा जाना चाहिए। और लेकिन जालिमों और इस मुल्क को खा जाने वाले और दीमकों और च्यूंटियों और इस हमें मेरी नस्लें उजाड़ जाने वाले टड्डी दिलो, और तुम लोगों ने जो 25 अरब की सब्सिडी दी वो उसका क्या बनेगा? वो जो ये किद शाहिद खाका नवासी साहब और मुराद अली शाह ने वफाक से सब्सिडी लेकर सिंध में अपनी मिलों को और दे ली मुबैना तौर पर, तो ये क्या बनेगा? और खा गए हो इस सारी, हमारे तो अगली नस्लें खा गए हो। क्या कुछ था जब तुम आए थे और क्या कुछ है तुम्हारे पास, तो इनकी बात ना करें। ये हैं आखिरी सतह पे पहुंचे हुए टड्डी दिल और करोने। ये फसलें उजाड़ चुके, ये हमारी नस्लें मार चुके। इनको ना हमें निपटने दें, हमें तब्दीली से, कि ये जो तब्दीली वाली सरकार आई थी जिन हमसे वादे किए थे, हमें उन पे फोकस करने दें। ये बदनीयत लोग हैं, ये अंदर से गलत लोग हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं। ये बारियां लेंगे। हसन निसार साहब के पास पॉइंट लेके जाते हैं, उन्होंने बुनियादी खुराकें बाहर हैं। ठीक है जी, उन्होंने बुनियादी मसले की निशानदेही की थी, तो भट्टी साहब हसन निसार साहब के पास पॉइंट लेके जाते हैं। या शेख, औलादें, जदादें, पोशाकें, खुराकें, दवाइयाँ, डॉक्टर सब बाहर, ईदें बाहर, शबरातें बाहर। ठीक है, इनको किधर हमारे साथ ये सवाल मैं 1 मिनट हसन निसार साहब से एक पॉइंट क्लियर कर लूं। सवाल इसीलिए किया गया था आपसे क्योंकि पहले जवाब में तसल्ली नहीं हो रही थी।
हसन निसार साहब, शहजाद कहते हैं कि आप अच्छा खासा हम फोकस कर रहे थे मजहर साहब तब्दीली सरकार पर, दरमियान में अपोजिशन ले आइए और ये अपोजिशन बिल्कुल सही किया भाई, दोनों साइड का पहलू होना चाहिए। कर चुकी है, हम तो अपोजिशन का भी पहलू उठाएंगे ना। वो जो कहते हैं नहीं भट्टी साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा फिर। इनका क्या करें, हम तो मवाजना करते हैं, हम बात चुकी है, इनको चंद दिन क्वारंटीन में रखें। हसन निसार साहब, अभी आपने बात की थी निज़ाम की तब्दीली की। शहजाद ने कहा कि निज़ाम को क्यों कोसते हैं, जब ऊपर से चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा, जब हुकूमत या इंतज़ामिया मुतहरिक नहीं होगी ये देखने के लिए कि कोई ख़राबी ना हो, तो फिर आवाम को हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? ओ बीबी एक मिनट, ओ भाई एक मिनट, ओ इस निज़ाम में नहीं हो सकता, गुंजाइश नहीं है। एग्रीड। ये उल्टी लटक जाए ये हुकूमत, ये गरीब आदमी को बर्थ सर्टिफिकेट और किसी के बाप का डेथ सर्टिफिकेट, किसी के बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और बगैर रिश्वत के डेथ सर्टिफिकेट, पूरा आपका सिस्टम सारा उल्टा लटक जाए। आप तो ये नहीं इंश्योर कर सकते, औकात क्या आपकी? और तुम तो भाई लोग, पॉपुलेशन अजाब है इस मुल्क पे, किसी बंदे में जुर्रत नहीं बात करे। इस मुल्क में केमिकल्स वाला दूध मिलता है, ये पी के जवान होने वाले बच्चों की जब शादियां होंगी ये माजूरिस्तान होगा। इतनी बड़ी हेरा फेरियां करके अगले हफ्ते अदालत से बाहर आ जाते हैं। होश करो। ठीक है शहजाद, वुड यू लाइक टू कमेंट? निजाम के होते हुए इस फरसूदा गले अदालतों के बाहर 50 रुपए का बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है में बिक रहा है। ठीक है, ये है निजाम। शहजाद, वुड यू लाइक टू कमेंट? जी मैंने निजाम की बात नहीं की, मैंने ये आपसे कहा था कि जो अभी आपने बताया फलाना इंजेक्शन, उसको आप अलहदा तौर पे देखें, कर सकते हो। जो हुकूमत की नाअहली है उसको आप आवाम से ना जोड़ें। जो फैसले हुकूमत के करने के वो हुकूमत ने करने हैं। अगर हुकूमत वक्त पे नहीं पता कर सकती कि पेट्रोल क्राइसिस है मुल्क में, अगर हुकूमत को ये नजर नहीं आता कि चीनी की कीमत 20 रुपए ऊपर जा रही है और फिर भी वो अपने एक्सपोर्ट को बैन नहीं कर सकते, तो इन गलतियों को आवाम के खाते में ना डालें। आवाम के अपने मसाइल हैं, निजाम के अपने इशूज हैं। आवाम की जो हुकूमत की नाअहली है या वो अगर वक्त पे फैसला नहीं करते, उसका जिम्मेदार आप सिर्फ हुकूमत। इस आवाम की तरबियत और इस निजाम को सही किसने करना था? अच्छा तो अब क्या करें? भट्टी साहब अब ये 20 करोड़ आवाम का फैसला था कि हमने पूरे निजाम को, अगर 20 करोड़ आवाम का फैसला था कि हमने कीमत बढ़ानी है, जब हुकूमत को एक चीज नजर आ रही थी कि कीमत बढ़ रही है और आपने जो है फिर भी बैन नहीं किया, तो उसकी जिम्मेदारी आप हुकूमत भी डालेंगे ना। या फिर आप ये कहते हैं कि शुगर कमीशन में जो 20 करोड़ आवाम जिम्मेदार है इसकी और कोई जिम्मेदार नहीं है, बात खत्म हो जाएगी ना। फिर आवाम ही हर चीज में जिम्मेदार है, तो फिर खत्म करें कि क्यों बनाते कमीशन बैठ के? सारे जिम्मेदार है भाई, सारे जिम्मेदार है। ऊपर नहीं बिल्कुल अवाम भी इन्हीं की वजह से ऐसे हैं सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मसला यह है कि फिर इसका हल क्या है? ये निज़ाम किस अंदाज में पूरा निज़ाम ख़त्म किया जाए और किस अंदाज में नया निज़ाम लाया जाए? ये अगले कल के लिए रख ले, इस पर बहस करेंगे, इस पे डिबेट रख लें, पूरी रख लें, बिल्कुल रख लें। ठीक है, बिल्कुल रख लें, बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन इस निजाम को, पूरे निजाम को 45 मिनट के प्रोग्राम 40 मिनट 30 मिनट के का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये इस सवाल का जवाब भी हमें ही तलाश करना है कि इस पूरे निजाम को अगर हम खत्म करते हैं तो फिर नया निजाम कौन सा लेकर आए? भट्टी साहब, हसन साहब के सुनने देना 2 मिनट। दुरुस्त है, देखें बात सुने। प्राइमरी एजुकेशन आपका रॉ मटेरियल इतना 3rd क्लास है, अवाम इसलिए ब्लेम करने वाले नहीं, बेचारे इस काबिल भी नहीं है कि उनको ब्लेम किया जा सके। अवाम की तरबियत, उनकी उठान, ये हुक्मरानों का काम है भाई। हुक्मरानों की तरबियत कौन करे? अवाम तो गए गुजरे हैं, इन्होंने बनाए। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।